अब की बार परीक्षा का नो टेंशन, मतलब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का टेंशन खत्म हो गया है। आज सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने कहा है कि वो अब कोई परीक्षा नहीं लेने जा रहे हैं और पिछले इंटरनल्स के आधार पर नतीजे जारी किए जाएंगे। अब ऐसे में कोरोना संकट के समय में छात्रों को परीक्षा देने का टेंशन तो खत्म हो गया है, लेकिन अब नंबर को लेकर टेंशन है। जिनके इंटरनल्स अच्छे गए होंगे उस आधार पर तो उनको नंबर ठीक ठीक मिल जाएंगे, लेकिन जो बोर्ड में ही अपना दमखम लगाकर बेहतर नंबर लाने की सोच रहे थे उनको निराशा होगी। फिर क्या इस तरह के सिस्टम में नंबर देने को लेकर फर्जीवाड़े की आशंका नहीं रहेगी? जिस इंप्रूवमेंट एग्जाम की यहां बात हो रही है वो कितना कारगर है, और क्या यहां से आगे परीक्षा में मार्किंग सिस्टम में नए सुधारों की बहस जन्म लेंगी? इन सवालों पर हमारा आज फोकस होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ इस खास पेशकश में जुड़ रहे हैं सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली, टीपीएस की प्रिंसिपल ज्योति यादव और करियर एक्सपर्ट के फाउंडर गौरव त्यागी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस पूरे मुद्दे की, समझते हैं कि आज आखिर क्या कुछ हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी असीम मनचंदा जुड़ गए हैं। तो असीम, पहले आप हमें ये बताएं कि आज 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सीबीएसई आईसीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या सफाई दी? देखिए, 18 मई को सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जो जारी किया था और कहा था कि 12वीं की जो बची हुई परीक्षाएं हैं वो 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच में होंगी। इसको लेकर के एक पेरेंट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल जो है दाखिल की थी और उन्होंने कहा था कि इस वक्त बच्चों को, जबकि कोविड जो है 19 अपने चरम पे होगा, तो उस वक्त बच्चों को खतरे में डालना जो है वो सही नहीं है। सीबीएसई ने जहां 25 कंट्रीज में अपने प्रेजेंट है वहां पर सारी परीक्षाएं जो है रद्द कर दी है, तो भारत में भी इसको परीक्षाएं जो है रद्द करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के जो सेंटर है और जो सीबीएसई और आईसीएसई है उससे जवाब जो है मांगा था। आज उन्होंने अपने केंद्र ने और सीबीएसई ने और आईसीएसई ने अपना जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। उन्होंने साफ कह दिया कि परीक्षाएं जो है अब नहीं होंगी, परीक्षाओं की बजाय स्टूडेंट्स को इंटरनल्स के आधार पर उनको नंबर जो है दिए जाएंगे। पिछले सेमेस्टर्स के अंदर उन्होंने जितना भी जो है किया होगा उसके आधार पर उनको नंबर जो है वो दिए जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पहले हमें पूरी डिटेल जो है आप दीजिए, आप बताइए कि रिजल्ट जो है कब आएंगे, जो नया सेशन जो है वो कब शुरू होगा, जो स्टेट्स के एग्जाम सिस्टम होते हैं वो उनका क्या होगा। तो इन सब की डिटेल जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो मांगी है। तो केंद्र सरकार ने जो है उनसे 24 घंटे का वक्त जो है वो मांगा है। तो शुक्रवार तक जो सारी डिटेल जो है केंद्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने सौंप देगी और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है अपनी मोहर जो है लगा देगा। लेकिन ये यहाँ साफ है कि जो सीबीएसई है और आईसीएसई उन्होंने यहाँ पर साफ कर दिया कि वो परीक्षाएं जो है नहीं होंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि विकल्प जो है वो दिया जा सकता है कि कुछ बच्चों को लगता है कि उनके मार्क्स जो है अगर वो सही नहीं है इंटरनल्स में, तो बाद में जब भी कोई परीक्षा जो है होती है तो उसके वो परीक्षा जो है वो दे करके और नंबर जो है अपना हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी परीक्षाएं जो होने नहीं जा रही है, अगर बाद में होती है तो एक विकल्प के तौर पर स्टूडेंट्स को ऑप्शन जो है वो दी जाए। ऑलराइट, चलिए शुक्रिया असीम तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन चलिए अब यहीं पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं अशोक गांगुली, ज्योति गुप्ता, गौरव त्यागी। गांगुली सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। कोरोना के संकट को देखते हुए यहाँ पर परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, लेकिन क्या रद्द करना ही इकलौता विकल्प था आपके मुताबिक? देखिए, जो एक अनिश्चितता का वातावरण जो एक बना हुआ था और जिसके कारण न केवल अभिभावक, आपके बच्चे भी बहुत तनावग्रस्त थे, वो एक समाप्त हो गया है। देखिए, जो सिचुएशन इस समय हम न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हम परीक्षाएं जो है पूरे देश भर में हम आयोजित नहीं कर सकते हैं। जब तक सिचुएशन न्यू नॉर्मल ना हो जाए तब तक हम एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना ये खतरे से खाली नहीं होगा। तो हम कहेंगे ये एक सीबीएसई का एक अच्छा निर्णय रहा, आईसीएसई का भी अच्छा निर्णय रहा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बार सहमति जताई कि अब जो है निकट भविष्य में क्लास 12 की कोई परीक्षाएं आयोजित नहीं होगी। क्लास 10 के बारे में तो सीबीएसई ने पहले ही निर्णय ले लिया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपने तो ठीक है इम्तहान नहीं होगा, अब मूल्यांकन कैसे बच्चों का होगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए हमारी एग्जामिनेशन की क्रेडिबिलिटी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी
ये 3 बड़े महत्वपूर्ण तत्व है जिसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हमारी जो है मूल्यांकन व्यवस्था या जो परीक्षा फल हम डिक्लेयर करेंगे उसकी साख जो है समाज में उसकी बनी रहे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। हमारे पास बहुत सारे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, वेरियस ऑप्शंस हैं जिसके आधार पर हम बच्चों का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। इस पे सीबीएसई को जो है एक निर्णय लेना पड़ेगा ताकि हमारी परीक्षा की क्रेडिबिलिटी जो है बनी रहे। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर जो मूल्यांकन की बात हो रही है तो पहले के इंटरनल्स में कहा जा रहा है कि उसके मार्क्स देखे जाएंगे और उसके मुताबिक जो है बच्चों के लिए मार्किंग की जाएगी। ज्योति जी, ये कितना सही होगा? बिकॉज बहुत सारे बच्चे, खासतौर से हम जानते हैं कि इंटरनल्स को कभी कभार इतना सीरियसली नहीं लेते हैं और जो मेन परीक्षा होती है उसी में पूरा अपना दमखम लगाने की कोशिश करते हैं, उसी के लिए जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। तो ऐसे में इंटरनल मार्किंग कितनी कारगर होगी? इंटरनल असेसमेंट तो पहले ही जो पूरा मार्क्स आते हैं, पूरी परीक्षा का पूरा दारोमदार है, उसमें ऑलरेडी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जुड़े होते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि हम स्कूल्स में पहले ही सीरियसली इंटरनल असेसमेंट करते हैं। सब बच्चों ने साल भर में जो काम किया होता है, जो प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, जो एनरिचमेंट एक्टिविटीज करी होती हैं, जो अपने हाफ ईयरली एग्जाम या पीरियोडिकल टेस्ट दिए होते हैं, वो सब एक जुड़ के जो है इंटरनल असेसमेंट का एक कॉम्पोनेंट बन जाता है। अभी तक इंटरनल असेसमेंट का 20% और 30% का ही एक जो है हम लोग उसको परसेंटेज के तौर पे उसको देखते थे या उतना उसको हम देते थे पूरे मार्क्स में से वेटेज। पर अब वो जो 20-30% था उसको क्वांटिफाई करके ये लोग 100% पे लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं सब स्कूल्स को अपने एकेडमिक ऑनेस्टी के साथ उन्होंने ऑलरेडी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स दिए हुए हैं, तो उसके बेसिस से मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होने वाली है। और उसके बाद विकल्प है बच्चों के पास, मतलब जिनको लगता है कि उनके मार्क्स ठीक ठाक नहीं है या उन्होंने पूरे साल सीरियसली पढ़ाई नहीं करी थी और वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम की ही इंतजार कर रहे थे, तो एक तो बात गलत है ये, पर उनके पास फिर भी एक विकल्प होगा कि वो दोबारा एग्जाम दे पाए। बिल्कुल, तो इसी को ध्यान में रखते हुए त्यागी जी, इम्प्रूवमेंट परीक्षा का भी मौका यहाँ बच्चों को दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जितने गांगुली साहब ने कहा क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी की एक बात होती है अगर आप मेन परीक्षाओं की बात करें, मेन एग्जाम की बात करें। अब ऐसे में बच्चे इम्प्रूवमेंट परीक्षा में हिस्सा लें या अपनी जो इंटरनल असेसमेंट्स है उसके एवरेज से खुश रहें? नहीं, बेसिकली क्या है इसमें कि आप इंटरनल एलिजिबिलिटी जो है इनकी वो उसके तहत ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डीयू के एग्जामिनेशन या आप बाकी फर्दर जो एजुकेशन अगर आप देख रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे एडमिशन मेरिट बेसिस पे होते हैं, यानी क्लास 12 के मार्क्स काउंट होते हैं। क्लास जो 10th के बच्चे उन्हें ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो 12th के बच्चे हैं उन पे कहीं ना कहीं मेरिट का असर पड़ता हुआ नजर आता है। तो अगर उन्हें लगता है कि उनके इंटरनल्स अच्छे नहीं गए थे और उनके अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर हुए हैं, तो मेरी सलाह यही होगी कि वो दोबारा से इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दें और ट्राई करें नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आपका जो बेसिक फ्यूचर है वो 12th के बाद स्टार्ट होता है कि आपको आगे चल के क्या करना है। कॉलेजेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेरिट पे होता है। जैसे अब डीयू की ही बात लें, डीयू का अपना एग्जाम होता नहीं है, डीयू तो कंप्लीट मेरिट बेसिस पे है, तो वहां पे कुछ बच्चों को नुकसान हो सकता है और कुछ बच्चों के लिए खासकर जैसे मैडम ने बताया भी कि ओवरऑल चीजें ठीक चल रही थी, बच्चों ने अपने असेसमेंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करी, वो एकदम ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिन्हें इससे थोड़ी सी निराशा हुई होगी जजमेंट से, लेकिन कोविड को देखते हुए डिसीजन एकदम सही है सीबीएसई का, और बहुत लेट लिया मैं तो बोलूंगा, डिसीजन को पहले ही ले लेना चाहिए था कि जिससे जैसे जेई का एग्जाम आ रहा है, नीट का एग्जाम आ रहा है, बच्चे अब उससे दिमाग निकाल के अपना ऑलरेडी उस पर कंसंट्रेट कर पाते, ये एक ज्यादा बेटर उपाय था मेरे हिसाब से। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात की, यहाँ पर मेरिट की बात की है गांगुली साहब, जहां पर हम देख रहे हैं कि जो कट ऑफ्स हैं वो लगातार हाई पहुंचते हुए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज लाने पर बच्चे यहाँ पर ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। अब वो सब अगर हम देखें तो एडमिशन तो मेरिट पर ही होना है। अब त्यागी जी कह रहे हैं कि बच्चे अगर वापस से रीअपर करें उसी में उनके लिए समझदारी है, क्योंकि एडमिशन मेरिट पे होंगे, आपको अच्छे परसेंटेज दिखाने होंगे, आपके करियर का सवाल है। अब ऐसी स्थिति में बच्चा तो एक तरह से कंफ्यूज ही रह गया है, उनका पूरे साल की मेहनत की बात है आफ्टर ऑल। जी
देखिए, मैं एक चीज बात स्पष्ट कर दूं, ये जो धारणा बनी हुई है कि 20% इंटरनल जो असेसमेंट हुआ है उसको हम क्वांटिफाई करके 80% के साथ जोड़कर हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, ये सहमति नहीं बनेगी। क्योंकि देखिए, इंटरनल एवेल्यूएशन की जो स्थिति हमारे पास जो इस समय वर्तमान में है, जो स्कूल बेस्ड एवेल्यूएशन हमें जिसे कहते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि उसमें तो एक पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आता है, हर बच्चे को 80% से लेकर 100% के बीच में मार्क्स मिलता है, तो उसको हम क्वांटिफाई नहीं करेंगे, उसको हम मैग्नीफाई नहीं करेंगे। आवश्यकता इस बात की होगी, जैसे हमने स्पष्ट किया है कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी हमारी असेसमेंट पे बनी रहने चाहिए, तो आवश्यकता इस बात की होगी कि हमारे जो आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए होंगे 1 या 2 और एक जो यूनिट टेस्ट हुए होंगे क्लास 12th में, उसके मार्क्स को हम लेके और उसके हम एवरेज निकालेंगे, और उसके बाद बच्चों ने जिस सब्जेक्ट पर ऑलरेडी इम्तहान दे चुके हैं उसकी हम मीन निकालेंगे, और फिर दोनों में हम जो है सिंक्रोनाइजेशन करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे, और तब हम बच्चों को जो है असेसमेंट करेंगे। क्योंकि बहुत आवश्यकता इस बात की है कि हमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को बरकरार रखना है। पर एक चीज इसके साथ ये भी बनी हुई है कि बच्चों को ये जो वर्तमान में जो बेनिफिट मिल रही है कि क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने के बजाय भी उनको जो है उनका परीक्षा फल डिक्लेयर किया जाए, लेकिन उसको अतिरिक्त कोई बेनिफिट दे इस प्रकार नहीं होगा कि इस मार्क्स का हम सिस्टम ऑफ जो एलिमिनेशन प्रोसेस हमारे हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी एडमिशन हो, चाहे हमारी इंजीनियरिंग एडमिशन हो, चाहे मेडिकल प्रोफेशन में एडमिशन हो, उसमें उनको एक्रू नहीं होगा, उसमें उनको फायदा नहीं मिलेगा। उनकी अलग से अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होनी चाहिए। तो जो मार्क्स के आधार पर जो एडमिशन प्रोसेस जो अंडर ग्रेजुएट होता था वो हमें लगता है देने में कठिनाई होगी, क्योंकि एक इक्विवेलेंसी एक बहुत बड़ी शब्द है। क्योंकि देखिए, कुछ बोर्ड ने क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन कर दिया है, अब कुछ बोर्ड जो है इंटरनल एवेल्यूएशन, स्कूल बेस्ड एवेल्यूएशन के आधार पर परीक्षा फल निर्धारित करेंगे, तो एक इक्विवेलेंसी नहीं रहेगी। तो एक चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण स्थिति यह रहेगा कि जितने भी हमारे देश में 60 से अधिक बोर्ड है, तो उनकी बीच में एक सामंजस्यता होनी चाहिए, एक समतुल्यता होनी चाहिए, इक्विवेलेंसी होनी चाहिए। तो इसके लिए आवश्यकता है कि हम वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे ताकि हमारी असेसमेंट की एक वैलिडिटी, रिलायबिलिटी बनी रहे, और उसके आधार पर बच्चों के क्लास 12 की हम जो है परीक्षा फल जो है घोषित करेंगे। क्योंकि इसके साथ ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि इसमें हमारी कहीं पर भी कोई अगर सिस्टम ऑफ एलिमिनेशन होता है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी एडमिशन पर, उसमें उनको फायदा एक्रू नहीं होगा, क्योंकि इससे एक जो है एक असमान स्थिति रहेगी, एक लेवल प्लेइंग सिचुएशन नहीं रहेगा। तो इसको हमें जो है देखना पड़ेगा, और तभी जो है हमारी साख जो है, हमारी जो परीक्षा फल की साख जो है वो उसमें बनी रह सकती है। बिल्कुल, एक इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्रिएट तो करना होगा। लेकिन ज्योति जी, मेरा सवाल उन स्टूडेंट्स के बिहाफ पर भी है जो 12th के लिए वापस से अपीयर कर रहे थे, जिनके कुछ सब्जेक्ट्स रह गए थे, जो पूरी तरह से पास नहीं हो पाए थे, उनका तो एक और साल हम यहाँ पर जाया होता हुआ देख रहे हैं। उनके लिए भी जो है अब ये तो सीबीएसई को देखना होगा कि उनके इंटरनल असेसमेंट्स के या उनका किस तरीके से देखेंगे। तो आई एम श्योर उनका साल खराब नहीं होने देंगे। उनको शायद आगे जैसे भी दोबारा से जब सिचुएशन इम्प्रूव होती है तब मौका मिलेगा एक दफा दोबारा से एग्जाम्स देने का, या अगर कुछ फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज उनके तो इंटरनल असेसमेंट के भी मार्क्स नहीं है इस वक्त। एग्जैक्टली। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बच्चे हैं जो प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे थे, अब उनका क्या होगा? उनके लिए आगे करियर की राह अब कैसे बनेगी? ये सब पर हम करेंगे बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड ने कहा है कि अब वो परीक्षा नहीं लेंगे बच्चों की। अब ऐसे में बच्चे क्या कर सकते हैं? किस तरह से जो इंटरनल एग्जाम्स की बात चल रही है, असेसमेंट की बात चल रही है, उससे उनका आगे का भविष्य तय होगा? इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ अशोक गांगुली, ज्योति गुप्ता, गौरव त्यागी बने हुए हैं। गौरव जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बच्चे 12th के साथ साथ प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, स्पेशलाइज स्किल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, उनका क्या होगा? बिकॉज उनके लिए 12th के मार्क्स काफी ज्यादा अनिवार्य हो गए। अब यहाँ पर तो एग्जाम्स रद्द हो गए हैं। नहीं, जैसे नीट का एग्जाम है, अगर मेडिकल एजुकेशन की बात करें, नीट होता है और नीट यूजी होता है और इंजीनियरिंग के लिए जेई होता है। अब बच्चों को ज्यादा कंसंट्रेट इन दोनों एग्जामिनेशन में करना होगा, और जो भी यहाँ पे जो उनको नुकसान होगा उसका कवर उन्हें वहां पर एनी हाउ करना होगा, कि जिससे उनके एडमिशन में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि वहां पे एक मिनिमम परसेंटेज है 12th की जो आपको क्वालिफाई करनी होती है, उसके आगे आपको चलना होता है। अब इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी कहाँ आने वाली है? वो ये आने वाली है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंटरनल एग्जाम्स बहुत लाइटली लेके देते थे,
जिन्हें ये रहता था कि चलिए बोर्ड एग्जाम होगा, वहां पे हम पूरी मेहनत करेंगे और वहां पर देंगे और हमारी मेरिट अच्छी आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, उनको नुकसान होता हुआ जरूर नजर आएगा। अगर वो एक मिनिमम मार्जिन पे भी नहीं पहुंच पाए तो वो जो एग्जामिनेशन है वो भी वो कहीं नहीं प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है नीट और जेई पे भी कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। ऑलरेडी उन्होंने डमी डेट्स पोस्टपोन की हैं, हो सकता है कि वो और डिफर हों। अगर वो डिफर होती हैं तो कितने % चांसेस हैं, लेकिन ये बहुत ठीक है कि थोड़ा वक्त उन्हें मिलेगा उस चीज को कवर करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं एज ए बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। जैसा गांगुली सर ने भी कहा कि यूनिवर्सिटीज को अपने एग्जामिनेशन लेने चाहिए, खासकर जिनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है उनके तो चलिए एक और एग्जाम का मौका है, वहां वो थोड़ा और अच्छा करके आगे जा सकते हैं, एक अच्छा कॉलेज चूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ है जो यूनिवर्सिटी सिर्फ क्लास 12 के मेरिट पे लेती थी, उनका क्या होगा। मुझे लगता है यूनिवर्सिटी को कोई ना कोई नया पैरामीटर ऐसा सेट करना होगा जिसके तहत वो फर्दर एग्जामिनेशन लें या कोई ऐसे इंटरव्यूज कंडक्ट करें, ऑनलाइन करें, फॉर्म्स भरवा के ऑनलाइन पीआई करवाएं कि जिससे एक बच्चों के साथ गलत ना हो। कम से कम 1 साल की मेहनत होती है, जब बच्चे का 1 साल खराब होता है तो बहुत दुख होता है बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी। ये बात देखनी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। और इंटरनल मार्क्स के ऊपर आप असेसमेंट देंगे ये जरूर ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है थोड़ा बहुत उन्हें दिक्कत और वो सेटिस्फाई ना भी हो, ऐसी बात हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग। ऑलराइट, तो गांगुली साहब, जो आप कह रहे थे शुरुआत में भी कि यूनिवर्सिटीज और स्टेट बोर्ड्स को जो है अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए और उनको भी कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहिए, आपके मुताबिक वो कैसे कदम हो सकते हैं जो उन्हें उठा लेने चाहिए? देखिए, लेट अस टेक फर्स्ट स्मॉल स्टेप। ये बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। और देखिए, जब बहुत बड़ा हम ऑपरेशन करते हैं तो बॉडी के किसी न किसी पार्ट में चोट लगने की संभावना रहती है। तो एक स्टेप तो हमने हासिल कर लिया कि क्लास 12 की परीक्षा फल हम बच्चों को देंगे। अब सेकंड ये है कि हमारा जहां जहां एडमिशन सिस्टम ऑफ एलिमिनेशन के आधार पर होता था, क्लास 12 के परीक्षा फल के आधार पर होता था, वो हमें लगता अगर हम देंगे तो कई बच्चों के साथ, जैसे त्यागी जी ने कहा है कि बच्चों के साथ जो है गलत हो सकता है। तो हमें आप एलिमिनेशन प्रोसेस, सिस्टम ऑफ एलिमिनेशन ना अपना करके हमें आप सिस्टम ऑफ सिलेक्शन को अपनाना होगा। इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटीज और दूसरे यूनिवर्सिटीज को जो है ऐसा कोई प्रोसेस निकालना पड़ेगा ताकि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ताकि केवल सीबीएसई और आईसीएसई बच्चों के लिए नहीं, अनेक स्टेट बोर्ड के बच्चे भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए आते हैं, उनके साथ जो है कोई गलत ना हो पाए। तो ये चुनौतीपूर्ण स्थिति है, पर ऐसा नहीं है कोई इम्पॉसिबल थिंग है, इसको हम हासिल कर सकते हैं। संक्षेप में मेरा इतना ही कहना होगा कि सिस्टम ऑफ एलिमिनेशन को बदल करके हमें आप सिस्टम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस को जो है लेना पड़ेगा। दैट इज नंबर 1। और नंबर 2, यस, हमारी जेई की एग्जामिनेशन और नीट की एग्जामिनेशन को हमें कंडक्ट कराना होगा। हो सकता है कि डेट डिफर्स हो, और इसके लिए यह भी हो सकता है कि 2.5 से 3 महीने का हमारा एकेडमिक लॉस हो सकता है, पर यह बहुत मीनिंगफुल नहीं रहेगा। इसलिए कि देखिए, हमारी जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है वो 3 वर्षीय है, और जो आपके मेडिकल प्रोफेशंस है और जो आपके इंजीनियरिंग है वो 4 वर्ष और उससे अधिक है। तो ये हमारे 2.5-3 महीने का एकेडमिक लॉस को जो है हम आसानी से उसको हम कवर अप कर सकते हैं। पर हमें इतना इंश्योर करना होगा कि जो भी एडमिशन, आप यूनिवर्सिटी एडमिशन होगा, जो भी एडमिशन हमारे इंजीनियरिंग कोर्सेस में जाएंगे, मेडिकल कोर्स में जाएंगे, उसमें सभी बच्चों को समान रूप से लेवल प्लेइंग सिचुएशन होनी चाहिए। किसी भी बच्चों को अनायासी कोई बेनिफिट ना मिले जिससे जो है हमारी पूरी सिस्टम पर जो है एक क्वेश्चन मार्क्स जो है वो लग जाए। ऑलराइट, ज्योति जी, 10th के अगर मैं बच्चों की बात करूं तो ठीक है, इंप्रूवमेंट परीक्षा वो दे सकते हैं, इंटरनल असेसमेंट से उनको भी मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन किस तरह की दिक्कतें हैं जो उनके लिए भी आगे आते हुए हम खड़ी होते हुए देख सकते हैं? क्लास 10 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि उनके जो मार्क्स होते हैं वो एक तरह से सिर्फ यूज किए जाते हैं स्ट्रीमिंग करने के लिए, कि उनको आप साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, मतलब साइंस के सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री लेना चाहते हैं, मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, वो भी कुछ एक स्कूल्स करते हैं। ज्यादातर स्कूल्स जो हैं वो बच्चों को उनके चॉइस के ऊपर सब्जेक्ट्स दे देते हैं, तो उनको 10th क्लास को उतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। बट मेन प्रॉब्लम जो है वो 12th के ही है, जहाँ पे बच्चों को यूनिवर्सिटी एडमिशंस लेने हैं। एंड आई टोटली अग्री विद गांगुली सर जब वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो होना चाहिए सबके लिए यूनिवर्सिटी एडमिशंस के लिए।
यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे कुछ बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो उनके 10th, 11th और 12th तीनों के मार्क्स जाते हैं। 12th का उनका प्रेडिक्टेड स्कोर जाता है और मोस्ट जो यूनिवर्सिटीज होती हैं बाहर की वो बच्चों को प्रेडिक्टेड स्कोर के ऊपर एडमिशन दे देते हैं। उनका जो कंडीशनल एडमिशन होता है वो क्लास 12th के रिजल्ट्स आने से बहुत पहले उनको रोल आउट कर दिया जाता है। उनका बेसिक क्राइटेरिया होता है 10th के मार्क्स, 11th के मार्क्स और 12th के प्रेडिक्टेड स्कोर्स। तो ऐसा ही कुछ अगर हमारी यूनिवर्सिटीज भी बनाती हैं, जो एंट्रेंस कर सकती हैं उनको एंट्रेंसेस करना चाहिए, और जो एंट्रेंस नहीं करना चाहते अभी तो वो लोग 10th के मार्क्स भी ले सकते हैं, वो लोग 11th के मार्क्स भी ले सकते हैं, और वो लोग जो 12th के मार्क्स है उसको भी ले रहे हैं। तो अगर हम ज्यादातर देखें तो 10th और 12th के मार्क्स में बच्चों का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। जो एक ब्राइट बच्चा है, जो एक अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, जो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है, वो बच्चा हर एक क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आता है। ये जरूर है कि कुछ बच्चे जो हैं जिनको अपना चॉइस का सब्जेक्ट मिल जाता है, जिनको साइंस और मैथमेटिक्स छोड़ने को मिल जाता है 10th में और वो लिबरल आर्ट्स लेके आगे चलते हैं या कॉमर्स लेके आगे चलते हैं, उनका एक थोड़ा सा जरूर बढ़ जाता है परफॉर्मेंस। बट जनरली अगर हम देखें तो जो अच्छे परफॉर्मेंस वाले बच्चे होते हैं उनका बहुत ज्यादा 10th और 12th में डिफरेंस नहीं होता है। तो कुल मिला के 10th के बच्चों का जो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे मार्क्स देना है, और 10th के मेजरली सारे पेपर्स खत्म भी हो गए थे, सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर एरियाज के जो सीएए की वजह से डिस्टर्ब थे उनके 2 सब्जेक्ट्स के रहते थे, बहुत ज्यादा उनके कोई पेपर्स रहते भी नहीं थे। और साइंस के सब्जेक्ट्स के बेसिकली 12th के भी पेपर्स सारे ऑलमोस्ट खत्म हो ही गए थे। तो बहुत ज्यादा इसमें कोई दिक्कत सीबीएसई के बच्चों को नहीं आने वाली है। राइट, तो यहाँ पे कुल मिलाकर एग्जाम्स तो यहाँ पे रद्द हो गए हैं, लेकिन आपके इंटरनल असेसमेंट्स और इम्प्रूवमेंट एग्जाम अगर आपको देना है तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए एक आशा की किरण है, जहाँ पर आप अपने करियर की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं और सोच समझकर फैसला ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और कंज्यूमर अड्डा में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।